अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज कराची के दौरे पर थे और उन्होंने गवर्नर हाउस में एक इज्तिमा से जो है वो ख़िताब किया। ये एक बिखरे हुए शख्स की तकरीर थी। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जो ज़हनी हैजान का शिकार हो, शदीद दबाव में मुब्तला हो और उसको तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो और इस बात का इजहार करे कि मैं बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा वो तो बाद में देखते हैं, लेकिन क्रक्स उनका क्या था? उनका ये था कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, इनकी सियासी मौत आई है, ये तहरीके अदम एतमाद लेकर पार्लियामेंट आ गए हैं। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने जो कुछ किया मैं दुआ करता था ये करें और किसी तरीके से इनकी गर्दन मेरे हाथों में आए, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कप्तान की आगे की तैयारी होती है और मैंने आगे की तैयारी की हुई है। फिर उन्होंने एक एक करके जो अपोजिशन लीडरशिप है उसके बारे में क्या कहा आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। ये आदमी, ये जालिम आदमी जो पुलिस को इस्तेमाल करता है, लोगों को मरवाता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, जुल्म करता है, चोरी करता है। जरदारी सिस्टम में ये हर चीज के ऊपर कमीशन खाता है, सारी दुनिया में बाहर पैसा भेजता है। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ। दूसरी तरफ मकसूद चपरासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है। मकसूद चपरासी वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। के बाद पीडीएम के सरबराह ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके हवाले से का पहले भी वो काफ़ी चीज़ें कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा सुनिए। इनके साथ मिल गया है डीजल और फजलू, इसको मौलाना कहना गुनाह है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। नाज़रीन, ये थे वो अल्फाज और ख़यालात जिनका इजहार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया। ज़ाहिर है इस वक्त तहरीक अदम एतमाद का मरहला उनको दरपेश है और उनको वो कुछ करना पड़ रहा है जो इससे पहले उनको नहीं करना पड़ा, और ज़ाहिर है कि ये भी उनके लिए एक तरह का इम्तिहान है। उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन तैयार हो जाए, अब मेरे हाथ में वो जंजीरें नहीं होंगी और मैं इनका ताक़ुब करूँगा, इनका पीछा करूँगा और ये जेलों में होंगे। अब ये वो किसको मैसेज दे रहे थे कि मेरे हाथ में जंजीरें नहीं होंगी, और पहले इनके हाथ में किसने कौन सी जंजीरें बांधी हुई थी, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ यकीनन अपोजिशन जो है अगर पुरएतमाद दिखाई देती है तो एक सियासी हलचल जो है वो मची हुई है। पंजाब जो है वो इस वक्त रेडार पर है और पंजाब और वफाक का आपस में क्या ताल्लुक़ है और इस वक्त जो रवाबित हो रहे हैं और जिस तरीके से सियासी चीज़ें जो हैं वो इधर से उधर हो रही हैं, उसके अंदर अगर पंजाब में कोई ऐसी सूरत हाल रूनुमा हो जाती है जो बज़ाहिर वज़ीर आज़म के रवैये को देख कर लगता है कि नहीं होगी, तो फिर वफाक के अंदर क्या अपोजिशन को मुश्किलात पेश आ सकती हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस तहरीके अदम एतमाद से बच सकते हैं, ये भी एक बुनियादी सवाल है। नाज़रीन, इस सूरत हाल पर करेंगे बात। आपका मेरे आज के मेहमान सीनियर सियासतदान हैं, इज़ अ पॉलिटिकल वर्कर, सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने फिर तैयारी कर ली है? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों का वो असर करूंगा कि आप ज़रा उसके बारे में नक्शा जो है वो खींच ले। मैं कप्तान हूँ, मैं आगे का सोचता हूँ। बिल्कुल, कप्तान आगे का सोचने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन इनकी ये सोच हमने 4 साल में देख ली है।
कम से कम पाकिस्तान को आगे ले जाने की बजाय ये 10-20 साल पीछे ले गए हैं। और मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जितने भी इनके हथकंडे थे वो आजमा चुके हैं, हमसे और ज़्यादा क्या करेंगे। नदीम साहब बग़ैर किसी जुर्म के सज़ाए मौत के कैदियों की चक्की काट आए हैं और बदतरीन इनकी इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करके सुरखरू होके वह बाहर निकले हैं। तो उससे आगे हमें अब कोई काला पानी तो नहीं भेज सकते। मुझे ये लगता है कि ये जैसे वो मुहावरा है ना कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को, ये जो अपोजिशन को पुकार पुकार के गालम गलोच कर रहे हैं, इनका मुखातिब शायद कोई और है, क्योंकि अपोजिशन से तो जितना किए रगड़ा लगा चाह रहे हैं कि वो जो जंजीर की भी बात कर रहे हैं वो अब वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं, उधर किसी ख़ास शख्सियत को पैगाम दे रहे हैं कि ठीक है, अगर ये मामला सियासी तौर पर हल हो जाता है जिस तरीके से कहा गया है करें तो फिर देख लेंगे। देखिए ना, ये मुझे यही है कि अपोजिशन के अलावा ही किसी को कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो जो कुछ करना था कर लिया। बदतरीन झूठे मुकदमे कायम किए गए। वो कह रहे हैं आपसे पैसे बरामद करने हैं और फिर मैंने उसके पैसे बरामद करके वो जो महंगी बिजली आपने लगाई है वो सस्ती करनी। मुझे बताया ना, 4 साल किसने रोका था? क्या जो 4 साल में ये काम नहीं कर सके वो साल 6 महीने में कर लेंगे बिलफर्ज, अगर ये रह भी जाते हैं तो? लिहाजा ये इस वक्त मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान नियाज़ी साहब का, नदीम साहब, आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि वो एक बहुत ही ज़िद्दी, अनापरस्त और नफ़रत से भरी हुई शख्सियत हैं। वो आज भी 2014 के कंटेनर पे खड़े हैं। पाकिस्तान को जितना इन्होंने इंतशार में धकेल दिया है, हमारे जो मुआशी बहरान है, हमारे जो सफारती बहरान है, हमारे जो अंदरूनी बहरान है, उनमें हमें आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है। जो ख़तरात हमारे गिरदो पेश में हैं, पाकिस्तान को आप आपस में इंतशार में डाल के लड़ा के क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं? इमरान नियाज़ी इन तकरीरों से साबित कर रहे हैं कि ही इज़ द मोस्ट इर्रेलेवेंट लीडर फॉर पाकिस्तान टुडे। जो शख्स पाकिस्तान में इस तरह का बारूद फेंक रहा हो, इस तरह की गाली गलोच कर रहा हो, इस तरह का इंतशार फैला रहा हो, वो कम से कम पाकिस्तान को लीड करने के लिए नहीं। आपको ये नहीं लगता कि जाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो आज उन्होंने कराची में कहा है, जाहिर है अब उन्होंने हाफिज़ाबाद जाना है और उनके जो जलसों के प्रोग्राम हैं, हमने ये देखा है कि वो फिर इससे बात आगे जाती है। तो आपको इस सारी जो एक सिचुएशन है उसमें से आपको सिस्टम को तो कोई ख़तरा नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसी एक फ़िज़ा क्रिएट हो जाए कि ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बाद इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून को मुंतकिल हो या मुल्क आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के ज़रिए उनके मुखालफिन को बरसर इक़्तिदार ले आए। 2 तरीक़ों से। एक ये है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी सियासत और उनका पूरा नैरेटिव जो है वो फ्लैट हो जाएगा, वो एक बर्बाद हो जाएगा। चूँकि अगर कौम दोबारा मुस्लिम लीग नून पे एतमाद का वोट देती है तो इसका मतलब है कि उनके 20 साल का नैरेटिव तबाह हो जाएगा। दूसरा, जो करप्शन इनके दौर में हुई है उसके एहतसाब से भी ये डरते हैं और इसीलिए आपने देखा कि इन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें कहा जी कि हमारी हुकूमत से कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा, हमारे काबीना के फैसलों को कोई नहीं पूछ सकेगा। तो इमरान साहब जो हैं वो बजाय इसके कि इस मुल्क में आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन हो, वो चाहेंगे कि इस तरह का इंतशार पैदा हो जिसके बाद पाकिस्तान में कोई गैर जमहूरी इक़दाम की तरफ मुल्क चला जाए। ये उनकी कोशिश होगी और मैं इस पर कन्विंस्ड हूँ। और हमारे जो कौमी इदारे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो इस साजिश से चौकन्ने रहें और किसी ऐसी साजिश का या जो ट्रैप है उसमें ना आए कि जिससे मुल्क मजीद किसी खाई के अंदर चला जाए। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। एहसन इकबाल साहब, जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल पूछा उसको मैं ज़रा इससे भी कंबाइन करना चाह रहा हूँ, चूँकि आप भी उस जलसे में कल मौजूद थे।
जहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने 2 या 3 दफ़ा एक बात कही और वो बात ये थी माइनस सेलेक्टेड। क्या इस सारी सूरत हाल में से ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्लियामेंट माइनस इमरान खान करके एक ऐसी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ चली जाए जो पीटीआई समेत सब जमातों पर मुश्तमिल हो? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, और मैं आपको बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं एक मईशत का भी तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स हूँ, मैंने प्लानिंग मिनिस्ट्री भी 5 साल देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर से मुझे सिक्योरिटी की भी सूरत हाल का अंदाज़ा है, मुल्क की गवर्नेंस का भी मुशाहिदा है। पाकिस्तान इस वक्त जिन बहरानों में दो चार है और जो मुश्किलात उसे दरपेश हैं, इनका कोई जिसे कह लीजिए कि वो विंडो ड्रेसिंग का सलूशन नहीं है। हमें बहुत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें इस्लाहात नाफिज करनी है। इस्लाहात आप 6 महीने साल के फ्रेमवर्क में नहीं ला सकते। नतीजा ये है कि कोई भी हुकूमत, चाहे उसे आप कौमी हुकूमत का नाम ले लें, चाहे आप उसे किसी और ढब के साथ हुकूमत का नाम ले लें, जो भी हुकूमत 1.25 साल रहता है शायद, तो 6 महीने के बाद तो वैसे ही इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कोई सख्त फैसला नहीं कर सकता। तो इसलिए स्टेटस को की हुकूमत होगी। पाकिस्तान को इस वक्त स्टेटस को की ज़रूरत नहीं है, हमें फौरी तौर पे एक इलेक्शन के ज़रिए फुल टर्म की हुकूमत की ज़रूरत है। 5 साल का मैंडेट जिस हुकूमत के सामने होगा वो पहले 2 सालों में कुछ रिफॉर्म्स अंडरटेक कर सकेगी। रिफॉर्म्स कई दफ़ा प्लेजेंट नहीं होती, कुछ उसमें थोड़ी बहुत। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जो भी फॉर्मेशन होती है वो फौरी इंतखाबात की तरफ जाएगी? मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज सब इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के बाद हमने तवील अरसे के लिए कोई भी हुकूमत संभाली तो अगले 6 महीने साल के अंदर हम कुछ नताइज नहीं दे सकेंगे, लोगों में मायूसी होगी और इमरान खान साहब की जो गैर मकबूलियत है वो हम अपने हिस्से में भी लेना शुरू कर देंगे। तो इसलिए शायद कोई भी ऐसी सियासी जमात के जो सियासत के तकाज़ों पे नज़र रखती है, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि मुल्क के मफाद में अगर आप सोचें, पाकिस्तान का मफाद स्टेटस को से सर्व नहीं हो सकता कि आप डंग टपाओ पॉलिसी के ऊपर इसको 1 साल के लिए और चलाएं। हमें तो अभी इसी वक्त राइट नाउ इमीडिएटली हम आईसीयू के अंदर हमारी मईशत लगी हुई है, इसको हमें रिहेबिलिटेट करना है, हमें इसको मुस्तकिल इलाज करके पैरों पे दोबारा खड़ा करना है। आप ये समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, उसके नतीजे में गवर्नमेंट बनती है, आप इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं, तो कोई भी पार्टी एक वाज़ेह पोजीशन लेकर आने की उस कॉरिडोर में होगी? मेरा ख्याल है कि हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम अक्सरियत भी हासिल करेंगे। देखिए, ये इलेक्शन जो अब अगला इलेक्शन होगा ना, चाहे आज हो, चाहे 4 महीने को हो, चाहे जब भी हो, इस इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम ने तीनों जमातों को आजमाया हुआ होगा। 2008 से 2013 तक वो पीपल्स पार्टी को देख चुके हैं, 2013 से 2018 वो मुस्लिम लीग नून को देख चुके हैं, और 2018 से 22 तक वो पीटीआई की हुक्मरानी देख चुके हैं। तो पाकिस्तान का वोटर बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन करेगा। और मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक़ है उस जमात से, मैं आपको अल्लाह के फजल से ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी हमने 2013 और 18 के दरमियान की थी। अब एक और सवाल है, देखिए गुजारिश ये है कि अब आते हैं ज़रा तहरीक अदम एतमाद की तरफ। ज़ाहिर है राब्ते तो हो रहे हैं, काफ लीग से भी हो रहे हैं, मुत्तहिदा से भी हो रहे हैं, कल आसिफ ज़रदारी साहब से भी मिल रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये ऐसे रवाबित हो रहे हैं जिनका इससे पहले तसव्वुर नहीं था कि ये इस तरीके से होंगे। क्या आप लोग ये चीज़ मैनेज कर चुके हैं कि अगर मुत्तहिदा और काफ लीग नहीं आते फिर भी आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो? और ऐसी सूरत में अगर आप ये कहते हैं कि आपको 13 या 15 या 20 जो भी वोट पीटीआई के मिलेंगे, तो वो तो फिर फ्लोर
क्रॉसिंग में आ जाएंगे, डिफेक्शन हो जाएगी, उसका क्या हो? जी देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जुज़वी जवाब मैं पिछले सवाल का देना चाहता हूं। आपने कहा जी कि क्या अक्सरियत ले लेंगे। देखिए, हमारी लीडरशिप का व्यू है कि अगर हमें अक्सरियत भी मिलेगी तो पाकिस्तान को अगले 5 से 10 सालों में एक बड़ी इंक्लूसिव गवर्नेंस की ज़रूरत है। अगर हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत ब्रॉड बेस्ड एक शराकत पैदा करें, अगरचे हमारे पास फुल अक्सरियत भी हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जमातों को शरीक इक़्तिदार करना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई अपोजिशन में भी बैठता है तो हम सियासी हरीफ होने को, पॉलिटिकल ओपोनेंट होने को दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगे। देखिए, जमहूरियत का तस्वर ये है कि आप सियासी हलीफ हो सकते हैं, सियासी हरीफ हो सकते हैं, लेकिन आप दुश्मन तो नहीं हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो ये एक जो कोलैबोरेटिव आपकी गवर्नेंस है कि जिसमें आप सबके साथ मिलके सब स्टेक होल्डर्स का मुकाम, मर्तबा, उनका रोल आप लेजिटिमेटली तस्लीम करें और सबको लेके चलें, ये तर्ज हुक्मरानी होगा तो मुल्क आगे चलेगा। दूसरी बात आपने जो की कि अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर्स हैं और हलीफ जमातों के अलावा भी, हमारी कोशिश ये है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इसको हम जितना ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट से लेकर आएँ, उस पर एक जितना कौमी इत्तफाक राय हो, वो हमें कारामद होगा। इलेक्शन के लिए भी, एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के लिए भी हमें कंसेंसस चाहिए। और इसके बाद जो मैंने कहा कि हम एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिसमें हम सियासी तौर पे अगर इख्तलाफ भी रखें, लेकिन एक आपस में मुल्क की खातिर काम करने की सलाहियत को भी बरकरार रखें। आप वो जो डिफेक्ट करेंगे जी, जो डिफेक्ट करेंगे, सबसे पहली बात यह है कि वो डिफेक्शन क्लॉज तब लागू होती है कि जब कॉज उसका पैदा हो। अगर वो वोट देगा, ये उसका हक है कि वो वोट दे सकता है, इसके बाद उस पर पेनल्टी के तौर पे उसकी नाअहली की प्रोसीडिंग शुरू होगी। और वो जो नाअहली की प्रोसीडिंग है उसमें भी देखा जाएगा कि किस बुनियाद के ऊपर उसने वोट को इख्तलाफ में दिया या बरखिलाफ दिया। तो ये इसमें कुछ टाइम लगता है जो लीगल प्रोसीडिंग है। अब ये जो नाअहली है, मैं एक सीरियस कनोटेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, ये किस शिक के तहत होगी? 62, 63? जी, जो आइन की वो जो फ्लोर क्रॉसिंग क्लॉज है। लोग इसके लिए तैयार होंगे कि वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाए आपकी तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करने? नहीं, आप नाअहल नहीं होते, डी सीट हो जाते हैं। यू लूज योर सीट। उसमें ये नहीं है कि आप पे 5 साल की नाअहली हो जाएगी, आपकी सीट जो है आप उससे डी सीट हो जाएंगे और अगला इलेक्शन आप लड़ सकते हैं, और उसके लिए आप टिकट देंगे। वो अगर उस उम्मीदवार का मेरिट होगा तो नहीं, आपने कोई यकीन दहानी तो कराई होगी ना। जाहिर है वो इस तरीके से तो नहीं आएंगे आपके पास के बगैर किसी फ़ायदे के वोट दे दें, क्योंकि इससे फिर आगे मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त को एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये डिफेक्शन की बात कर रहे थे। एहसन इकबाल साहब, ठीक है, तहरीक अदम एतमाद पेश करना आपका राइट है, उसके लिए काम करना भी आपका हक है, लेकिन आप नहीं समझते कि हम एक मरतबा फिर जो है ये लोटाइज़म को फ़रोग़ देंगे? देखिए, पहली बात ये एक सियासत के अंदर जो ये एक, देखिए, लोटाइज़म मेरे नज़दीक वो होता है कि अगर आप अपोजिशन से किसी बंदे को तोड़ के हुकूमत में शामिल करें, किसी लालच में, किसी मफाद में, आज जो शख्स हमारे साथ खड़ा होगा या हमारे साथ शामिल हो रहा है, वो तो एक चांस ले रहा है ना कि तहरीक अदम एतमाद जो है उसके लिए वो एक चांस रिस्क ले रहा है। और अपोजिशन की तरफ उसे पता है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हैं। अपोजिशन के पास तो कोई बजट भी नहीं है, जैसे हुकूमत ने अब बोरियां खोली हुई हैं फंड्स की, किसी को 50 करोड़ का फ़ंड, किसी को 1 अरब का फ़ंड। अपोजिशन तो इस तरह के फ़ंड किसी को नहीं दे सकती। इसी तरह अपोजिशन के पास कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है कि जिससे वो डरा सके। हुकूमत तो लोगों को इससे भी डरा सकती है। अपोजिशन के पास कोई FIA नहीं है
जो कि हुकूमत लोगों के ख़िलाफ़ बरत सकती है, हम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कोई अपने नज़रिए की बुनियाद पे या लिजिटिमेटली समझता है कि खान साहब की पॉलिसियाँ मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रही हैं, मुल्क जो है मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता, और वो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन की तरफ के जिसकी तरफ सख्तियाँ ही सख्तियाँ आए, तो उसे आप हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं कह सकते। ये तो कुर्बानी दे रहा है कोई मुल्क के लिए और अवाम के लिए। कोई भी जो ये तो आपकी सोच है ना, अब वो एक दूसरा अपोजिशन की, लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र भी है। लेकिन अब इसके साथ एक और सवाल ये है, आप क्या समझते हैं वफाक से पहले पंजाब में सूरत हाल तब्दील हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान की अगर आप हिस्टोरिकली जायज़ा लें तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि मरकज़ में कोई हुकूमत डिसलॉज हो तो सूबों के अंदर हुकूमतें कायम रही हों। होता यह है कि उसी के बोझ के साथ फिर तमाम मुल्क के यूनिट्स में इलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो कोई मुज़ाहिका नहीं। हम तो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो पैरालिसिस कौमी सतह पे है उसे ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में ये हुकूमत मसनूई तौर पे कायम हुई। आपको पता है 2018 में पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात के तौर पे मैंडेट दिया था। हमारा मैंडेट हमसे छीना गया था और मसनूई तौर पे पीटीआई को वहाँ इक़्तिदार दिया गया। तो लिहाजा अब अगर ऊपर की छतरी हटेगी तो कुदरती बात है कि पंजाब के अंदर भी जो एक मसनूई किला बनाया गया था, रेत का किला बनाया गया था, वो मुनहदम होगा। अब इसमें जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हमें एक तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है, जहांगीर तरीन है, अलीम ख़ान है। क्या जहांगीर तरीन जो हैं और अलीम ख़ान जो हैं वो अपने साथ की गई ज़्यादतियों का स्कोर सेटल करेंगे, या ये कि अगर इमरान ख़ान साहब पंजाब की सूरत हाल को संभालने में कामयाब हो जाते हैं और ये सिस्टम इंटैक्ट रह जाता है, तो इसके फिर असरात वफाक पर आपको लगता है पड़ेंगे और आपकी जो तहरीक अज़्म-ए-एतमाद की कोशिश है वो कमज़ोर पड़ेगी? नहीं, देखिए, पंजाब तो ख़ुद इस वक्त डिस्टेबलाइज हो गया है। वहाँ से मरकज़ की तरफ तो असरात नहीं आ सकते, लेकिन इस वक्त मरकज़ में जो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के पैर उखड़े हैं, उससे पंजाब के अंदर उनका सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया है। और अब वहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ धड़े बन चुके हैं और ख़ान साहब के लिए अब ईजी नहीं रहा कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को वो रिप्लेस करते हैं तो जो मुख्तलिफ़ धड़े हैं वो सब कह रहे हैं कि हमें नहीं, उसको नहीं, तो उसको, आपस में एक बड़ी आइदर और की कशमकश जारी है कि उनके लिए आसान नहीं होगा कि किसी एक को अगर वो मुतबादल के तौर पे लाते हैं तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये सब कुछ इसलिए है कि पंजाब में एक मसनूई गैर हकीकत पसंदाना सेटअप आया था, और जब मरकज़ की छतरी ऊपर से हट रही है तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस पंजाब में इकट्ठी की गई थी वो अब एक्सपोज हो रही हैं। आप क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पहले इंतज़ार करेगी वफाक का, या आप ये समझते हैं कि पंजाब में अगर आपके रवाबित हो रहे हैं या राब्ते होंगे, जहांगीर तरीन साहब लंदन में है, तो आप किसी मुस्लिम लीग नवाज़ के अलावा किसी को वज़ारत आला के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? देखिए, अब तो इंतज़ार करने की बात नहीं है, अब तो हम फाइल कर चुके हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नहीं, वो तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ की सूरत हाल है वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी वो एक इवॉल्विंग सूरत हाल है और मेरा ख्याल है कि अभी उसके ऊपर कबल वक्त होगा कोई कहा जाए, लेकिन हम उसका बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और जो भी कोई ऐसा फ़ैसला कि जिससे हमें मुल्क के अंदर तब्दीली लाने में मदद मिले, हम ज़रूर, हम सियासी लोग हैं और हम कोई सियासी फ़ैसला ऐसा करेंगे जो मुल्क के मफाद में हो, जो हमारी जिद्दोजहद है उसको सपोर्ट करे। लेकिन अभी ज़रा कबल वक्त है चूँकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है पंजाब के अंदर। क्या परवेज़ इलाही साहब से आपके मामलात इसलिए नहीं बने कि आप तैयार नहीं थे उनको वज़ारत आला देने के लिए? तो आपके लिए अहम है उनके जो 5-6 वोट हैं? देखिए, हमें तो, जैसे मैंने आपको शुरू में भी इंडिकेट किया,
हम आउट ऑफ वे जा रहे हैं। अगरचे हमारे नंबर पूरे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी कोशिश है कि हर हुकूमत की हलीफ जमात हमारे साथ शामिल हो, ताकि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो। हम MQM के साथ भी राब्ते में हैं, हम बाप पार्टी के साथ भी, बाप के साथ भी पता है कि आपके रवाबित हुए हैं, हम GDA के साथ भी रवाबित में हैं, हम काफ लीग के साथ, परवेज खटक के साथ भी रवाबित में, हम सब के साथ जो भी राब्ता रखना चाहता है। चूँकि देखिए, ये तमाम जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, यही पाकिस्तान की सियासी हकीकतें हैं, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। और इन सब को एक नए इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए किसी कॉमन एजेंडे पर अगर आज नहीं लेकर आना तो कल लेकर आना है। और ये तभी मुमकिन है कि जब आप इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, ओए फलाना है, ओए तू फलाना, ओए तू फलाना। भाई, पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कोई एक लीडर, कोई एक जमात या कोई एक इदारा तन्हा पाकिस्तान को इन बहरानों से मंजिल मकसूद पे नहीं लेके जा सकता। एक आखिरी सवाल, नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तब वापस आएंगे, या वो उस दिन आएंगे जिस दिन नए इंतखाबात का ऐलान होगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उनके डॉक्टर्स की राय के साथ मशरूत है, और जिस वक्त डॉक्टर्स समझेंगे कि वो वतन वापस जाने के लिए और वहाँ के हालात में उनकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं होगा, तो जब भी उन्हें इजाज़त देंगे वो एक दिन ज़ाय किए बगैर वापस आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम है जब नए इंतखाबात की तारीख अनाउंस हो, वो वापस आएँ, जेल जाएँ? वापसी का ताल्लुक सियासी वाक़यात से नहीं है, उनकी वापसी का ताल्लुक जो है उनकी सेहत के साथ है, और उनको वतन वापसी पे किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा उससे भी है। क्योंकि देखिए, जब वो जेल में थे तो इस हुकूमत ने उनको मेडिकल सहूलतें डिनाई की, इस हुकूमत ने उनको इस हद तक हालात में रखा कि वो डिहाइड्रेट होके उनको दिल का दौरा पड़ा और उन्हें एमरजेंसी के तौर पे वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा जेल से। उनको इस हालत में रखा कि उनको डॉक्टर्स को टेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई, हत्ता ये कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं ख़तरनाक हद तक ड्रॉप हो गए। तो इसलिए ये सारे मुमकिन ख़तरात हमारे पेश नज़र हैं। ठीक है नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ये थे सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।